राजस्थान में लोकसभा चुनाव में राजनीति गर्मा गई है और इस राजनीतिक गहमागहमी में कांग्रेस ने अपने टिकट भी फाइनल कर दिए हैं, ऐसी चर्चा है। सूची आने के बाद कंफर्म होगा, लेकिन ये तय है पहली सूची करीब 10 नामों की हो सकती है और 10 के 10 नाम नए होंगे। यानी पहले 2019 के चुनाव में जिन्हें उतारा था इन 10 सीटों पर, उन पर प्रत्याशी नए होंगे। इनमें एक प्रत्याशी का नाम जरूर चर्चा में रहेगा, वैभव गहलोत। जोधपुर से चुनाव लड़े थे, अब अपनी सीट बदलने जा रहे हैं और सीट बदल इसलिए रहे हैं, उम्मीद है जहां जा रहे हैं वहां की जनता इन्हें प्यार देगी। जो काम गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में किए, उनके बूते अब लोकसभा में खंभ ठोक रहे हैं। उनके राजनीतिक कैरियर का पूरा दारोमदार भी इसी चुनाव पर है। वहीं कांग्रेस सोच रही है कि सूची में राहुल कसवा को स्थान देने से एक माहौल राजस्थान में ऐसा बनेगा कि मिशन 25 की हवा निकल जाएगी। लेकिन इस हवा को निकालने के पहले ये भी बता दें कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ है, फुल प्लान है, कोशिशें जारी है। सरकार अपने ढंग से और दिल्ली अपने नजरिए से मिशन 25 को सक्सेसफुल राजस्थान में करने जा रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात, अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश गौरव है। स्वागत है आकाश। आकाश, एआईसीसी या कहें कि एक महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली ने वो नाम तय कर दिए जिनका इंतजार राजस्थान की जनता को था। जी, कौन से ऐसे 10 नाम हैं जो पहली सूची में नाम पा सकते हैं? हालांकि जोधपुर हमेशा से चर्चित रहा है, वहां से करण सिंह उचियार्डा का नाम जरूर चल रहा है। जी जी, जोधपुर में सचिन पायलट के करीबी हैं करण सिंह उचियार्डा, और अभी तो तस्वीरें अशोक गहलोत के साथ भी आई थी। अशोक गहलोत के साथ आई थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पायलट के वीटो पावर से उन्हें वहां पर टिकट मिलने के एक तरीके से इस्तीफा देने वालों में से एक थे वो। जी बिल्कुल। जी। और फिर जालोर से वैभव गहलोत, उनका नाम चल रहा है क्योंकि अशोक गहलोत ने नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स को पहले से ही जालोर सिरोही में लगा रखा है। डिजाइन बॉक्स तो अलग कर दी गई है, अब तो कोई लिंक है, पार्टी से अलग कर दी गई है, लेकिन पर्सनल लेवल पर वो वैभव गहलोत के लिए डिजाइन बॉक्स वहां जालोर सिरोही में काम कर रही है जी। और वैभव गहलोत वहां सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, जातिगत सभी कार्यक्रमों अभी एक तस्वीर भी शेयर करी थी, बड़ी भीड़ थी और उन बीच में कहा था कि अपनों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वहाँ सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो एक तरीके का वही है, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ये एक नाम और जो जालोर सिरोही से वैभव गहलोत का, राहुल कसवा चुरू से, क्योंकि वो शामिल हुए हैं, शायद इसी बात पर शामिल हुए होंगे कि उनके टिकट चाहिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला। इस शर्त पे तो नहीं, राजेंद्र राठौर और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कि मेरी टिकट कैसे काट दी। देखिए राजनीतिक चर्चा है, मैं वैसे ही जस्ट बिल्कुल इसमें कह रहा हूँ। बताइए। फिर झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला जी। ओला परिवार का झुंझुनू वैसे भी गढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी इस बार वैसे भी देखा जाए तो ये चर्चा में है कि कांग्रेस पार्टी इस बार ऐसे लोगों को तो कम से कम नहीं उतारना चाहती जिनका बिल्कुल राजनीतिक अस्तित्व एकदम ऐसा है कि वो लोकसभा के लिए बने नहीं। झुंझुनू के लिए ये नाम अच्छा भी है और शांत स्वभाव के धनी माने जाते हैं। परिवहन मंत्री रहते हुए भी कोई दाग नहीं लगा। हालांकि राजनीति में कहा जाता है पैसा अपने आप आता है, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगे। ओला परिवार की राजनीतिक विरासत को अच्छे से संभाल रहे हैं और दमदार नेता हैं। इस बार झुंझुनू अलग मूड लिए हुए है और किसको टिकट मिलेगी ये नाम भी कई सारे बीजेपी में चर्चा में, पेंडिंग भी इसलिए रखा गया था। लेकिन अगर ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से उतरते हैं तो मुकाबला तो आकाश कड़ा होने की पूरी संभावना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मोदी जी के नाम पे बस मोहर लगनी जी। उसके बाद 12 झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया इसलिए क्योंकि देखिए सक्षम है आर्थिक रूप से भी चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, आपने उनका बैंक बैलेंस देख लिया है? बैंक बैलेंस नहीं देखा है, मतलब जो तमाम चीजें पहले से निकल कर आई हैं कि प्रमोद जैन भाया धनी व्यक्ति हैं तो आर्थिक रूप से भी सक्षम है और अच्छा खासा उनका भी जनबल जो दक्षिणी राजस्थान है वहां के क्षेत्र में है। उसके बाद बीकानेर से गोविंद मेघवाल जी। गोविंद मेघवाल का नाम चर्चा में, हालांकि विश्वनाथ मेघवाल ने उन्हें इस बार चुनाव में हरा दिया खाजूवाला से, लेकिन फिर भी गोविंद मेघवाल का नाम वहां पर है कि गोविंद मेघवाल चुनाव लड़ सकते हैं बीकानेर से। संभवतः ये नाम तय माने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल। टोंक सवाई माधोपुर बड़ी चर्चा में है क्योंकि एक तो पायलट की कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें आ रही है, दूसरा गुजर मीणा बाहुल्य है और तीसरा और सबसे अहम राजस्थान की राजनीति को एक तरीके से नया एंगल देने में भी ये
साझेदार हो सकती है। हालांकि हरीश मीणा का नाम आगे है, जी। लेकिन फिर भी हरीश मीणा ने शुरुआती दौर में मना कर दिया था कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है लोकसभा के। वो ऐसे विधायक हैं जो जीते हैं और उन्होंने किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र को हराया है और उनका मुकाबला संभवतः, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी में नाम चल रहे हैं 3 महिलाओं के प्रमुखता से चल रहे हैं, जिनमें किरोड़ीलाल बैंसला की पुत्री जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं, सुनीता बैंसला उनका नाम है, सौम्या गुजर जो यहाँ से ग्रेटर से महापौर है वो भी अपनी दावेदारी ठोक चुकी हैं, और इसके अलावा अलका गुजर भाजपा की बड़ी नेता है और खासतौर पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया की वापसी हो सकती है, ऐसे संकेत है। लेकिन बीजेपी चौंकाती है, हो सकता है सुखबीर सिंह जौनपुरिया जोड़ तोड़ के धनी है चुनाव को रोचक बनाने के लिए और टोंक सवाई माधोपुर की जनता का फिर से प्यार पाने के लिए यहाँ टिके भी रह सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि हरीश मीणा इस शर्त पर माने चुनाव के लिए कि पायलट उनके लिए जी जान से लग जाएंगे वहां पर। पायलट तो सबके लिए लगेंगे अब, अगर क्योंकि भविष्य उनको देखना है तो उनको लगना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सचिन पायलट को भी चुनाव लड़ना चाहिए, हार से डरना नहीं चाहिए, और हार है भी नहीं। अगर वो चाहें तो अजमेर दौसा तो नहीं, लेकिन अजमेर और खासतौर पर टोंक सवाई माधोपुर या पायलट तो कहीं से भी लड़े भाई। जब राज्य स्तरीय नेता राष्ट्रीय पहचान का हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस थोड़ी है, बिल्कुल, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, हार का डर नहीं है। पता है प्रधानमंत्री बन रहे हैं और प्रधानमंत्री चुन रही है बनारस की जनता, उन्होंने काम भी किया। तो यहाँ पर एक गलती सचिन पायलट ने उस वक्त की थी जब उन्होंने रघु शर्मा को अजमेर से उपचुनाव लड़वाया था। उस वक्त अगर सचिन पायलट सच में उपचुनाव संसदीय क्षेत्र अजमेर से लड़ते और वो जीतते, डेफिनेटली रघु शर्मा को भी उन्होंने जिताया तो वो खुद भी जीतते, उस समय एक लहर थी, तो वो उनका राजनीतिक कद और बढ़ता। एक राजनीतिक भूल मैं उनकी मानता हूँ, उससे राजस्थान से बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन चुनाव लड़ने का, जनता को फेस करने का मादा था। पायलट के बारे में अक्सर ये बात भी कही जाती है कि पायलट भीड़ जुटाऊ तो नेता है लेकिन वोट दिलाऊ नहीं है। जितनी भीड़ उनकी सभाओं में जुटती है उतनी वोट लेने की क्षमता उनकी नहीं है, ये राजनीतिक तौर पर सामने कहा जाता है। अब सचिन पायलट का ग्राफ गिर नहीं रहा है, चुनाव हारने के बाद भी भीड़ लगातार उमड़ रही है, सचिन पायलट आई लव यू को नारे देखने को मिलते हैं, लेकिन यही भीड़ वोट में काउंट हो जाए तो सचिन पायलट और बड़े नेता जिस पद को वो चाहते हैं उस पद तक पहुंच सकते हैं। तो एक चुनौती के तौर पर सचिन पायलट को लेना चाहिए, खंभ ठोक कर आगे आना चाहिए कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ूंगा और संसदीय क्षेत्र कोई भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुन कर दे उसी सीट से लड़ूंगा, भले ही प्रभार किसी और राज्य का दिया हो। जी, और ऐसे में तो देखिए उनके पास जिस राज्य का प्रभार है छत्तीसगढ़ का, वहां तो भूपेश बघेल लड़ रहे हैं चुनाव राजनांदगांव सीट से। यहाँ हरियाणा में सचिन पायलट अभी एक सभा करने गए थे, वहां पर भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं चुनाव। सचिन पायलट को ही नहीं, अशोक गहलोत जी को भी चुनाव लड़ लेना चाहिए। मैं ये इसी बात पर मैं आ रहा था सर कि जब पूर्व सीएम तमाम डोटासरा को भी लड़ाना चाहिए, कुछ नहीं होगा जी, चुनाव रोचक होगा, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, पेशानी पर बल पड़ेंगे, सोचने को मजबूर होगी। और ये वो नेता है जो अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, कार्यकर्ताओं के बल से और अपने चमत्कारिक कार्यशैली से वोटों को खींच भी सकते हैं। अंतर कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इतने वोटों का अंतर है 2019 में। कितना कम करेंगे? अगर ये चमत्कार दिखाना है और खासतौर पर बीजेपी के चुने हुए ही जो पहले प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दी है उनकी एंटी इनकम्बेंसी का लाभ लेना है तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से उड़े, सभा करी और जय हिंद, ऐसा नहीं है। अगर जब तक वो एक छोटी सी कहावत है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे, विधानसभा चुनाव की बात अलग थी, अब लोकसभा चुनाव है। आप अपने नेता को अगर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो मैदान में उतर के सीधी टक्कर लेनी पड़ेगी, ये तय है। हालांकि कई मसले गूंज रहे हैं राजनीतिक हलकों में, उन सब की अपनी अपनी चर्चाएं हैं कि केंद्र की एजेंसी इस तरीके से है, लेकिन जो भी एक्शन लेना है कांग्रेस को अपने बड़े नेताओं के, जिनमें कुछ पोटास बचा हुआ है, उस पोटास को अगर इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं करेंगे तो आगे खत्म होने के कगार पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल खत्म होने के कगार पर रहेंगे, इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए। 3 सीटों की और बात नामों के साथ बची है। भरतपुर से संजय जाटव का नाम सामने आ रहा है। वहां पर भरतपुर में भाजपा ने तो रंजीता कोहली का टिकट काट दिया है, रामस्वरूप कोहली को दिया है। जाटव बहुल वो सीट है,
तो ऐसे में संजय जाटव का नाम वहां से सामने आ रहा है। वहीं अलवर में ललित यादव जितेंद्र versus दूर हो गए यादव। हैं चुनाव लड़ने से, जी क्यों नहीं बाबा लड़ना जी। चाहते हैं वो? अक्सर हालांकि कहते हैं दिल्ली में बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी करीबी हैं, हैं। ये करीबी रहने का लाभ उन्होंने पिछले 5 साल में राजनीतिक हलकों में चर्चा काफी लिया है। जी। वो लाभ किस किस तरीके के होते हैं? हालांकि सत्ता हमेशा लाभ भी देती है और बहुत सारे कॉन्टेक्ट से काम निकल जाते हैं, लेकिन चुनाव तो लड़ना होगा ना। हार के डर से पीछे क्यों हट रहे हैं? 2 बार हार चुके हैं उनका- जितेंद्र सिंह। हाँ, तो युवा जोश जगाएंगे। अभी वहां पे भूपेंद्र यादव है, केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता है, बड़े ओरे के साथ आप एक युवा को लेकर आ रहे हैं। देखते हैं कितना माहौल बनता है, लेकिन उम्मीद है भंवर जितेंद्र सिंह पीछे हटे हैं लेकिन मदद में आगे आए। बिल्कुल वो ना केवल धन से मदद करें, साथ ही अपनी मौजूदगी से, अपने संपर्कों से और पूरे अलवर क्षेत्र की राजनीति कांग्रेस की जिस तरीके से घूम रही है। हालांकि कर्ण सिंह यादव चाहते थे कि उनको टिकट दिया जाए, उनके अंतिम चुनाव के तौर पर वो देख रहे थे कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। पहले सांसद रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, तो कह रहे हैं कि अंतिम चुनाव में जनता के बीच में जाऊंगा, जीत के आऊंगा। लेकिन कहते हैं राजनीतिक तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह उनसे खुश नहीं है। ऐसे में उनकी टिकट पर ज्यादा विचार नहीं हो रहा है और ये टिकट साइड में जा रही है। लेकिन कर्ण सिंह अगर वहां से आते हैं तो मुकाबला तो रोचक होता। बिल्कुल बिल्कुल रोचक होता। और इसके साथ ही एक नाम और जो 10 लोगों के नामों की सूची है, उदयपुर से ताराचंद मीणा का है। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है कि 2019 के मुकाबले 10 सीटों पर नाम बदल दिए गए हैं। ये वो लोग नहीं है जो पिछली बार चुनाव में उतरे थे। एक लाइन से पिछले चुनाव में उतरे थे, उनके नाम भी बता दिए। जोधपुर से वैभव गहलोत से शुरुआत कर जोधपुर दी। से वैभव गहलोत थे, जालोर से रतन देवासी थे, चुरू विधायक से बन गए। जी विधायक बन गए। चुरू से रफीक मंडेलिया थे, रफीक मंडेलिया भी वहां पर बड़ा नाम है। झुंझुनू से श्रवण कुमार उतरे थे, बीकानेर से मदन गोपाल थे, बारा झालावाड़ से प्रमोद शर्मा यहाँ पर चुनाव में पिछली बार थे। टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा थे, लेकिन इस बार उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें चुनाव में उतारा जाए। अलवर से भंवर राजनीतिक स्वास्थ्य भी पिछले काफी अरसे से बेहतर नहीं। जी अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह थे, जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। भरतपुर से अभिजीत जाटव थे और उदयपुर से रघुवीर सिंह मीणा थे। ये वो नाम थे जो 2019 में थे। ये 10 नाम में क्या लगता है इनमें जिताऊ कितने? सीधी जनता तो हमारे राजस्थान चौक की जनता आपको चाहती है, इसलिए है कि आप थोड़ी सटीक बातें कर देते हैं। प्रतिशत माने तो आप मुकाबले भी लगभग कुछ सीटों पर तो तय है कि किसका किससे लड़ा जाना तय है। क्या लगता है इनमें मुकाबला कितना कड़ा होगा? कुछ दावेदार जीत सकते हैं या मिशन 25 पे कोई तो प्रभाव पड़ेगा? कड़ा मुकाबला इसमें से अगर थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ती है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। सचिन पायलट जोधपुर की सीट तो बीजेपी के लिए डिजाइन की गई, बताते हैं कि डिजाइन की गई, वहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, माहौल कितना भी हो और जीतेंगे वही। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध राजनीतिक है, जनता विरोध अगर कर रही होती तो अलग असर होता। बिल्कुल। इसमें से जीतने के प्रतिशत में ज्यादा कौन सी सीट की बात कर रहे हैं तो ये 10 में से एक ही जो है अभी तक दिख रही है कि चुरू से राहुल कस्वा टक्कर वाला मुकाबला दे सकते हैं। नहीं, आप कांग्रेस के चयन को गलत ठहरा रहे हैं इसका मतलब? अब देखिए, ये कांग्रेस ने तो चयन पिछले 2 चुनावों में भी किया, फिर भी जनता ने 25 की 25 सीटें यहाँ से दी। बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा, भंवर जितेंद्र सिंह ने भी चुनाव लड़ा, बैक टू बैक हारे वो तो, सचिन पायलट भी हारे। तो ये समझने वाली बात है कि जो 10 नाम है इसमें से देखिए, जोधपुर में अगर अशोक गहलोत होते तो हम कहते कि भाई ऐसी फाइट होगी कि जीतने वाली बात होगी। सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा होते तो कहते कि चलो भाई जीतने वाली बात होगी। टोंक सवाई माधोपुर में सचिन पायलट होते तो चलो भाई जीतने वाली बात होगी। इसमें कहीं अगर फाइट दिख रही है तो झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला फाइट दे सकते हैं। फिर यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि चुरू में राहुल कस्वा फाइट दे सकते हैं। ये वो नाम है जो फाइट दे सकते हैं। यहाँ पर जीतना नहीं जीतना जनता जनार्दन है, उन पर ही डिपेंड करता है। आपने वैभव गहलोत को निराश कर दिया, उनका नाम तो लेना चाहिए। जालौर सिरोही खास सीट है और जीत के दावे के साथ उतर रहे हैं। नए उम्मीदवार के साथ मुकाबला होगा। पुराने जो सांसद थे उन्हें विधानसभा की टिकट दी, वो हार गए और अब की बार वैभव गहलोत अपनी सीट भी इसी उम्मीद से बदल रहे हैं कि मुकाबला तो कड़ा करें कम से कम। हार जीत तो आप तो मुकाबले में ही नहीं मान रहे हो। तो ये 10 लोगों में पिछली बार जो चुनाव लड़े थे उसमें से एक भी रिपीट नहीं हुए सिवाय वैभव गहलोत के। देख रहे हैं किस प्रकार की मशक्कत चल रही है अशोक गहलोत की ओर से कि वैभव गहलोत को किस तरीके से भी चुनाव में उतारा जाए। और एक बात और ये है कि जालोर सुरेश में भाजपा ने लुम्बाराम को टिकट दिया है, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। पहली बार जब कोई व्यक्ति इतने बड़े चुनाव में उतरते हैं जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर तो उनकी एक लहर अलग होती है। वहीं जालोर सिरोही में ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे।
ऐसे में सांचौर में वहाँ निर्दलीय विधायक हैं, इसके भाजपा के, वो पहले टिकट मांग रहे थे जीवाराम चौधरी, वो भी लगेंगे लुम्बाराम के लिए, तमाम लोग लुम्बाराम के लिए वहां पर लगेंगे। वहीं वैभव गहलोत के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ मुश्किलें होंगी क्योंकि जालोर सिरोही में अभी से ये ट्वीट में और तमाम जगह खबरें आने लगी है कि वैभव गहलोत को आप जोधपुर से उठाकर यहाँ ला रहे हैं, जबकि लुम्बाराम स्थानीय प्रत्याशी है। ये एक बड़ा मसला होता है स्थानीय प्रत्याशी का, स्थानीय प्रत्याशी ना होना बड़ा मसला होता है। वहीं वैभव गहलोत के लिए कहा जा रहा है कि वो पिछली बार लोकसभा चुनाव में तो खैर ज्यादा मसले नहीं है, हालांकि चुनाव मजबूती से दोनों ही पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन इतना तय है इन 10 सीटों में जो उतारे हैं 50-50 का मुकाबला है, 5 कड़ी टक्कर दे सकते हैं और 5 मुकाबले में बने हुए हैं। और राजनीति में यही होता है कि टक्कर आप इतनी जबरदस्त करें कि सामने वाले को अपनी रणनीति बदलने पे मजबूर कर दें, और यही मजबूरी चुनाव में जीत की ओर आगे बढ़ाती है। खैर, राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में इतना ही। राजस्थान चौक को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ाव ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और बेल आइकॉन भी अगर दबाएंगे तो नए नए हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, जो अच्छा विश्लेषण है, आपको नोटिफिकेशन के जरिए भी मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके तमाम सुझाव हम पढ़ते हैं, समझते हैं और आपकी भावनाओं के अनुसार आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।